हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमने अपनी बीएनएस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें अब तक हमने चैप्टर 3 का सेक्शन 20 तक क्लियर कर लिया है। यानी 1 से सेक्शन 20 तक, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का सेक्शन 20 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये सीरीज़ आपकी एपीओ, एलएलबी, जुडिशियरी और जो भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम जो लॉ से रिलेटेड है वहाँ आपके लिए फ्रूटफुल होगी। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो इसमें कंटिन्यू बने रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना सेक्शन 21 स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेक्शन नंबर 21। देखिए सेक्शन 21 हमसे क्या कहता है। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर। देखिए जो इसमें दिया है आपको 7 ईयर, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कीजिए। 7 एंड 12 ईयर, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ऑफ एज ऑफ इम्यूट अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसका मतलब ये इसमें क्या कहना चाहता है। 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व शिशु के समझ के शिशु का कोई कार्य, यानी एक बच्चा जो 7 साल से ज़्यादा है परंतु 12 साल से कम है, अगर उसके द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है तो क्या वो हमारे कानून में अपराध माना जाएगा या अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए हम अपने सेक्शन को पढ़ लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या दिया। नथिंग इज़ एन ऑफेंस, सबसे पहला वर्ड ही इसका इम्पोर्टेंट है। ऑफेंस तक आप इसे अंडरलाइन कीजिए। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन, यहाँ से विच इज़ डन बाय अ चिल्ड्रन ऑफ 7 ईयर्स, यानी कोई अपराध नहीं है जो किया गया किसके द्वारा, अबव 7 ईयर्स के चाइल्ड द्वारा। ऑफ एज एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, यानी कितना जो 7 साल से ज़्यादा का बट कितना 12 साल से कम का बच्चा है। कैसी कंडीशन में, इसे आगे पढ़ लीजिए। हु हैज़ नॉट अटेंडिंग सफिशेंट मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग को आप हाईलाइट कीजिए। टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन द ओकेजन, यानी देखिए इसमें कहना चाहता है कि वह कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा की जाती है, जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि उसे यह पता है कि उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वह ऑफेंस है या नहीं। सॉरी, आज मेरी थोड़ा सा वॉइस तो तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको वॉइस थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही होगी, बट मैं जितना होगा अच्छा ही आपको करा देती हूँ। देखिए इसमें इनका कहने का ये मतलब है, पहले तो आप इसे ये समझ रहे कि इसको क्या कहते हैं। जब हमने सेक्शन 20 पढ़ा था तो 20 को लैटिन मैक्सिम में बोलते हैं डोली इनकैपेक्स, यानी पूर्ण रूप से अक्षम, यानी अगर 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई अपराध करता है तो वो तो अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 21, जो क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पार्टली इनकैपेक्स, मतलब क्या, आंशिक रूप से अक्षम। अब देखिए बच्चे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्या कहा जाता है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा 7 साल से ज़्यादा और 12 वर्ष से कम आयु का है, अब ये उसके ऊपर और उसकी जो उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सके कि उसके द्वारा किया गया अपराध है या नहीं है, यानी उसने जो कार्य किया है वो रॉन्ग है या राइट है। अगर एक बच्चे की समझ अच्छी है कि हाँ उसके, जब देखिए अगर किसी बच्चे ने कोई क्राइम किया है जो मान लीजिए 11 वर्ष का है, अब उससे क्या होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसके क्वेश्चन का आंसर ये दिखाई देता है कि हाँ जो बच्चे ने किया है उसे इसकी नॉलेज थी, यानी उसे पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, वो क्या है, वो गलत है, वो अपराध है, तो ऐसी दशा में वो बच्चा उस क्राइम के लिए जिम्मेदार होता है। बट अगर वो बच्चा 7 साल से ज़्यादा और 12 साल से कम आयु का है और उससे जब क्वेश्चन पुटअप होते हैं और उससे ये देखा जाता है कि इस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, ये समझ ही नहीं पा रहा कि इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो अपराध है या नहीं, तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में वो कार्य जो उसके द्वारा किया गया, यानी जो अपराध उसके द्वारा किया गया है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आया होगा। आई होप आपको सेक्शन 21 अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 22।
ये क्या कहता है, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसमें अनसाउंड माइंड को आप अंडरलाइन कीजिए। यानी अब इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें इसका बताने का क्या मतलब है, पढ़िए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय, विच इज डन, यहाँ से इसको हाईलाइट किए, बाय अ पर्सन हु एट द टाइम डूइंग इट बाय doing it by reason of अनसाउंड ऑफ माइंड को हाईलाइट कीजिए, इज इनकेपेबल नॉलेज और नेचर ऑफ दिस एक्ट। यानी इसमें ये क्या बताया जाता है, देखिए इसमें कहता है किसी विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब विकृत चित्त व्यक्ति कौन होता है, विकृत चित्त व्यक्ति वह होता है जो अनसाउंड माइंड होता है, यानी जिसे आपकी लैंग्वेज में कहा जाता है कि उसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती, चाहे उसकी एज कोई भी हो। यहाँ एज मैटर नहीं करती कि अगर एक व्यक्ति में, जैसे अभी ऊपर तो एज मैटर था कि वो 7 से और 12 साल के बीच का था, यहाँ एज मैटर नहीं करती, चाहे व्यक्ति की एज 12 साल की हो, 12 साल से ज़्यादा हो, या उसकी कोई भी एज हो, वो यहाँ नहीं मैटर करती। अगर व्यक्ति अनसाउंड माइंड का, यानी वो विकृत चित्त व्यक्ति है जिसे ये पता ही नहीं कि जो वो काम कर रहा है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, यानी कोई व्यक्ति अगर अपने पागलपन में आकर किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंचाता है, चाहे वो ग्रीवियस हर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह का हार्म, चाहे उसकी बॉडी को कितना हार्म दे, अगर ये प्रूव हो जाता है कि व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, कि उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध है या नहीं, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को सेक्शन 22 का फ़ायदा मिल जाएगा। यानी 22 में उसे रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि जो अगर अनसाउंड व्यक्ति के द्वारा अगर कोई क्राइम किया जाता है, अगर उसके पास सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं है, कि वो कैपेबल ही नहीं है, वो इनकेपेबल है कि उस क्राइम की, देखिए इन्होंने दिया है इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, यानी वो नेचर ऑफ एक्ट जानता ही नहीं कि उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सही है या गलत, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 22 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 23। अब सेक्शन 23 क्या कहता है, इसको पढ़ लीजिए। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटॉक्सिकेशन, और क्या है, अ पर्सन इनकेपेबल। ठीक है, इन दो वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा। इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका हिज विल, यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध। अब उसकी इच्छा के विरुद्ध कैसे, ये आप यहाँ से समझिए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन, इसको आप डन बाय अ पर्सन, आप यहाँ से इसको हाईलाइट कीजिए, ताकि जिस टाइम आप बियर एक्ट पढ़ते हैं आपको याद रहेगा कि किस सेक्शन में कौन सा वर्ड इम्पोर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके प्री के भी और मेंस के भी। देखिए जब आपने बियर एक्ट अच्छे से पढ़ा होगा, एक एक सेक्शन आपको अच्छे से आता है, एक एक सेक्शन का आपको ये पता है कि किस सेक्शन में क्या दिया गया, तो आपका प्री हो, मेंस हो या आपका इंटरव्यू, आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे, यानी आपका हर एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम इसकी डीप स्टडी कर रहे हैं। हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन इन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग। देखिए पहले तो रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, सेकेंड पॉइंट इन्होंने दिया है इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। यानी इसमें ये क्या कहना चाहता है, इसमें ये कहना चाहता है कि अगर वह कोई बात अपराध नहीं होगी जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय या तो क्या था, इनकेपेबल था यानी अनसाउंड माइंड था, या कैसा था, या वो नशे की हालत में था। इंटॉक्सिकेशन किसको कहते हैं, मतता यानी नशे की हालत में। अगर उसने ऐसी हालत में कोई अपराध किया है वो अपराध नहीं होगा। बट कब अपराध नहीं होगा, नशे की हालत का मतलब ये नहीं है कि उसने ड्रिंक की या कुछ भी, कोई भी इंटॉक्सिकेट लिया और उसमें उसने कोई अपराध किया और उसे इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आगे आप पढ़िए, देखा, प्रोवाइड दैट द थिंग विच इज इंटॉक्सिकेट हिम वाज
administered to him without his knowledge or against his will। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर लीजिए यहाँ तक। यानी कब नहीं होगा वो अपराध, कब वो जब अपराध नहीं होगा कि अगर उसे नॉलेज ही नहीं थी और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको कोई ऐसा नशीला पदार्थ दिया गया जिससे वो अपना शुद्ध हो चुका, यानी वो अपने होश में नहीं था, वो इंटॉक्सिकेट था, उसको नहीं पता था कि उसको कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिससे उसको नशा हो गया। तो ऐसी दशा में अगर उससे कोई अपराध होता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, उसको इस सेक्शन का फ़ायदा मिल जाता है। बट ये तभी है अगर उसकी नॉलेज के विरुद्ध था, यानी उसकी नॉलेज के अगेंस्ट था, उसको पता नहीं था, विदाउट नॉलेज थे, अगेंस्ट हिज विल, यानी उसके इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती से अगर उसको कोई ऐसा इंटॉक्सिकेशन दिया जाता है जिससे कि वह अपना होश खो देता है और गलती से उससे क्या होता है, कोई अपराध हो जाता है। यानी ये अपराध किस दशा में, अनजाने की स्थिति में। ठीक है, आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आ गया। नहीं आया मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए इसमें इन्होंने कहा अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कास्ट अगेंस्ट हिज विल। मतलब एक व्यक्ति है, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या कर दिया गया, कोई इंटॉक्सिकेट दिया गया, यानी कोई नशा दिया गया जिसकी ना तो उसे नॉलेज थी और उसकी इच्छा भी नहीं थी। यानी उसकी इच्छा या तो उसके नॉलेज के बगैर यानी छुपा के या उसके अगेंस्ट के विरुद्ध यानी ज़बरदस्ती से उसको क्या दिया गया, कोई नशीला पदार्थ दिया गया जिसकी हालत में उससे कोई अपराध हो जाता है तो उसे इस सेक्शन के थ्रू क्या मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। आई होप अब आपको ये सेक्शन 23 अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 24। अब 24 क्या कहता है, देखिए ऑफेंस रिप्यूरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय who one is intoxicate। इसमें आप इसे इंटेंट और नॉलेज इस वर्ड को आप यहाँ तक इसको पूरा क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए। अब इसमें ये क्या कहता है, किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तम है यानी जो नशे में किया गया अपराध जिससे विशिष्ट राष्ट्रीय ज्ञान का होना अपेक्षित है। मतलब कि कोई ऐसा कार्य जब कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है, चाहे वो नशे की भी हालत में है, पर उसके पास नॉलेज है, उसे पता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, अपराध है, उस दशा में क्या उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ऐसी दशा में उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यानी अगर व्यक्ति ने अपनी इच्छा से कोई नशा किया है और उसे पता है कि वो जो ऑफेंस कर रहा है यानी नशे की हालत में रह के कोई ऑफेंस कर रहा है तो क्या है, वो क्राइम है। अब देखिए इसको हम अपने बियर एक्ट की लैंग्वेज से समझ लेते हैं। इन केस वेयर एन एक्ट is not an offense unless done with a particular knowledge or intent. A person who does the act is a state of intoxication shall be liable to be dealt with if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated। मतलब कि इसमें क्या कहा गया है, इसे पढ़िए कि उन दशा में किया गया अपराध, इस सेक्शन में अभी मैंने आपको बताया कि अगर कार्य नॉलेज से किया गया है तो क्या है, वो अपराध है। बट इन्होंने कहा है कि एक्ट डज इज नॉट एन ऑफेंस, यानी कब वह अपराध नहीं होगा, जब वह अपराध नहीं होगा जब उसे क्या था, अगर उसने यह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया हो। देखिए अगर जैसे हमने सेक्शन अभी 23 में पढ़ा था, 23 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी को ज़बरदस्ती कोई नशा दे दिया गया उससे उस हालत में अपराध होता है तो क्या वो अपराध होगा, वो अपराध नहीं होगा। बट अगर देखिए इन्होंने इसमें दिया है इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल, कब लायबल होगा, टू बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज। यहाँ से आप इसको हाईलाइट कीजिए, इफ he had same knowledge as he would have if she had not been intoxicated। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर उसको देखिए कोई आशय और ज्ञान नहीं है, यानी उसके द्वारा जो अपराध किया जा रहा है अगर उसके पास ना तो इंटेंशन है और ना ही नॉलेज है, उसने जो काम किया है वो गलती से किया है, यानी गलती से किया है नशे की हालत में जिसमें वो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे नशा किया गया, तो ऐसी दशा में तो अपराध नहीं होगा। बट अगर उसे नॉलेज है, वो जानता है
कि उस नशे की हालत में भी वो जानता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो क्या है, वो अपराध होगा, तो वो नशे की हालत में होने के बाद भी ऐसे डील किया जाएगा कानून के द्वारा जैसे वो नशे में नहीं होता। यानी अगर वो बिना नशे के कोई अपराध करता तो उस दशा में भी उसे वैसे ही माना जाएगा कि यानी ये नशे में नहीं था। तो अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर नशे की हालत में कोई अपराध करता है तो वो सज़ा का अधिकारी है, तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। आई होप आपको सेक्शन 24 अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार फिर सुन लीजिए। देखिए इस सेक्शन में 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट कहता है कि अगर बिना आशय के और बिना ज्ञान के अगर कोई अपराध किया जाता है, किसमें, इंटॉक्सिकेशन में यानी नशे की हालत में, तो ऐसी दशा में व्यक्ति क्या है, व्यक्ति किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा। बट अगर उसे नॉलेज भी है, सेम दूसरा पॉइंट ही से और इंटॉक्सिकेट का आप इसे सेकंड पॉइंट में कवर कीजिए, उसे नॉलेज भी है और उसे पता भी है कि वो क्या कर रहा है, यानी उसके पास दोनों चीज़ है, उसका इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है कि वो जो अपराध कर रहा है उसे पता है, नशे की हालत में भी पता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध है। तो उस व्यक्ति को कैसे डील किया जाएगा, उस व्यक्ति को ऐसे डील किया जाता है जैसे वो बिना नशे की हालत में रहे अपराध को करता, तो फिर वो क्या है, उसे इस सेक्शन में रिलैक्सेशन नहीं मिलता। आई होप आपको इसके दोनों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना सेक्शन नंबर 25। अब 25 क्या कहता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नॉन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। यानी इसमें क्या कहना चाहता है, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोरोपति होने का आशय न हो और उसकी संभाव्यता का ज्ञान न हो। देखिए इसमें जो मेन वर्ड है वो ग्रीवियस हर्ट है। कब है, लाइकली नॉन, यहाँ से आप इसको पूरा हाईलाइट कीजिए लास्ट तक। यानी इस सेक्शन में क्या बताता है, देखिए इस सेक्शन में इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कार्य सम्मति से यानी आपसी सहमति से किया जा रहा है और उसमें बिना जाने, यानी आप देखिए जैसे कोई गेम खेल रहे हैं, आप दोनों की ही सहमति है, ए और बी दोनों मिलके कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें दोनों की सहमति है कि वो सहमति से गेम खेल रहे हैं। अगर उस गेम को खेलते हुए दोनों में से किसी को भी ग्रीवियस हर्ट पहुंचता है यानी कोई भी इंजरी हो जाती है, तो ऐसी दशा में जिससे वो चोट लगी है, यानी अगर ए से बी को चोट लगी तो ए ऐसी दशा में क्या होगा, किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अब इसको हम अपने बियर एक्ट की लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं। नथिंग विच इज नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। देखिए इसमें आपका इम्पोर्टेंट वर्ड यही है, नॉट इंटेंड कॉज और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट known by the not to be likely to cause death और grievous hurt, यानी बिना जानकारी के ग्रीवियस हर्ट या डेथ होना इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय टू कॉज टू एनी पर्सन। यानी इसमें ये क्या कहना चाहता है, यानी उन दशाओं में जहाँ कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब वह किसी की जो मृत्यु या घोरोपति कारित करने के आशय से न की गई हो। यानी देखिए इसमें सीधी सीधी बात यही है जो मैंने आपको इजी वर्ड में पढ़ा दिया गया कि अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी आपस में मिलकर कोई गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते वक्त अगर एक के द्वारा बी को कोई हर्ट पहुंचता है, यानी आप यही मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तलवारबाजी कर रहे हैं। तलवारबाजी किसी का गेम खेल रहे हैं, वो किससे खेल रहे हैं, आपसी सहमति से खेल रहे हैं, आपसी सहमति से खेल रहे हैं और पूरी उन्होंने क्या कर रखा है, पूरी उन्होंने अपने आप में यानी पूरी क्योर के साथ खेल रहे हैं, यानी पूरी सावधानी के साथ खेल रहे हैं। बट फिर भी अगर गलती से ए के द्वारा बी को हर्ट पहुंचता है, चाहे वो ग्रीवियस हर्ट हो या तलवार लगने से बी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में क्या ए मृत्यु के लिए दोषी ठहरा जाएगा, तो ऐसी दशा में ए मृत्यु के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आई होप आपको अब ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी।
आपको अगर ये और पढ़ना है तो आप इसे इलस्ट्रेशन से पढ़ सकते हैं। देखिए इन्होंने दिया है ए एंड जेड एग्री टू फैन विद द ईच अदर फॉर amusement. The agreement implied the consent of each to suffer any harm which is cause of fencing may be caused without foul play and if A while playing fairly hurt. देखिए इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड फेयरली ही है जो मैंने अभी आपको बताया था। Z A commit no offense, मतलब ए और बी आपस में क्या करते हैं, पट्टेबाजी करने के लिए सहमत हो जाते हैं, पट्टेबाजी का गेम खेलने के लिए सहमत हो जाते हैं। इस सहमति में किसी अपहानी को जो ऐसी पट्टेबाजी के दौरान खेल के नियमों के विरुद्ध न हो, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि पूर्ण सावधानी बरती गई हो, यानी खेल के कुछ नियम होते हैं, अगर दोनों व्यक्ति उन नियमों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद भी सहन करने की प्रत्येक की सम्मति, अगर क्या नियम अनुसार पट्टेबाजी करते हुए यह को उपहति कारित कर देता है तो क्या किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। देखिए इसमें स्पेशली दिया हुआ है वाइल प्लेइंग हर्ट जेड, यानी फेयरली हर्ट, यानी वो कैसे खेल रहा था, वो बिल्कुल गेम के जो नियम थे उनके साथ खेल रहा था, उसका कोई इरादा नहीं था, क्या नहीं था, जेड को हर्ट करने का। वो गलती से भी नहीं चाहता था कि जेड हर्ट हो जाए। वो दोनों पट्टेबाजी का गेम खेल रहे थे, गेम अपने रूल्स के अनुसार खेल रहे थे, यानी जो रूल्स उस गेम के लिए बनाए गए हैं। फिर भी अगर गलती से ए को जेड को क्या हो जाता है, जेड को हर्ट हो जाता है, यानी उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा चोट लग जाती, तो ए कमिट नो ऑफेंस। तो ऐसी दशा में ए ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि ये जो वाई ये जो उसको चोट पहुंची है वो किससे पहुंची है, वो नेग्लिजेंसी, यानी अचानक वो उसको गलती से हुई है, उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो उसको चोट पहुंचाए। ठीक है, आई होप आपको ये सेक्शन अब अच्छे से समझ आ गया होगा। यानी अगर कोई दो व्यक्ति आपसी सहमति से कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को करते हुए एक के द्वारा दूसरे को हर्ट पहुंच जाता है, यानी चोट लग जाती है, तो ऐसी दशा में एक व्यक्ति के द्वारा किया कार्य, यानी जिससे चोट पहुंची है, वो उस ऑफेंस का दोषी नहीं होगा। आई होप आपको सेक्शन 25 अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 27। अब आपका 26 क्या कहता है, सॉरी सेक्शन 27 नहीं 26। अब 26 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। मैं भी आपको इसको अलग कलर से मार्क करके दे देती हूँ, क्योंकि देखिए इम्पोर्टेंट है आपका सेक्शन, इसको आप मार्क कीजिए, पूरा का पूरा ही सेक्शन आप इसको मार्क कीजिए। इम्पोर्टेंट सेक्शन है 26, इसीलिए मैंने इसको अदर कलर से मार्क कर दिया ताकि आपको याद रहे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसे आप पढ़िए तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। देखिए इन्होंने क्या, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ, इसका मेन वर्ड है, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, बट इसमें देखिए मेन वर्ड क्या है, गुड फेथ है। ठीक है, आप इसको देखिए इन्होंने कहा एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट, यानी गुड फेथ इसका क्या है, इसका कीवर्ड है। अगर आप जब इस सेक्शन को देखेंगे और आप इसी तरह से इसको हाईलाइट करके रखते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। यानी ऐसा कोई भी कार्य जो कब किया जाता है, जो किसी व्यक्ति के लिए सद्भावनापूर्ण और किस में किया जाता है, बिना उसकी सहमति के। यानी देखिए अगर कोई ऐसा कार्य है जो किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किया जा रहा है, वह किस लिए किया जा रहा है, उसके फायदे के लिए, यानी उसके अच्छे के लिए क्या किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में वो कार्य क्या होता है, वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब इसको डायरेक्ट की लैंग्वेज से समझ लीजिए। नथिंग विच इज नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू बी इंटेंडेड बाय टू कॉज टू बी known as by the door to likely to cause to any person
फॉर हुज बेनिफिट इज डन इन गुड फेथ। देखिए ये जो इसका वर्ड है, ये इसका कीवर्ड, आप जब इस बेरक को पढ़ेंगे, अगर इसी तरह से अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। एंड डन इन गुड फेथ एंड हु हैज़ गिवन अ कंसर्न whether expressed to or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। यानी इसमें आपको क्या गया कहा गया, देखिए कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, यानी अगर कोई एक्ट किया गया पर वो किससे नहीं किया गया, इस पे स्पेशली आप हाईलाइट कीजिए, नॉट इंटेंटेड टू कॉज डेथ, यानी वो क्या किया गया, मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं की गई है। यानी अगर कोई कार्य किया गया जिससे किसी व्यक्ति की को मारने की कोई इरादा नहीं है और वह ऐसी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा जिसके फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक की जाए और उससे हानि को सहन या अपानी होने का जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त व्यक्ति क्या हो, अपनी सहमति देने में सक्षम हो या नहीं हो। अब देखिए इसमें ये क्या कहना चाहता है, देखिए इसमें ये सीधे सीधे कहना चाहता है कि एक व्यक्ति है, अगर वो कोई ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ है कि उसको निकालना है और उसको निकालते वक्त अगर क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, यानी गलती से उसको वो मर जाता है, तो जो व्यक्ति मर गया यानी जो उसे बचाने वाला था, अगर वो उसका इरादा गुड फेथ का था, यानी वो क्या चाहता था, उसको फ़ायदा देना चाहता था, उसको बचाना चाहता था, पर फिर भी क्या हो जाती है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो क्या था, उसका तो इरादा नहीं था उसको मारने का, वो क्या हो गया, वो गलती से हो गया। तो ऐसी दशा में क्या जिसने उसको बचाना चाहा वो क्या किसी अपराध का दोषी होगा, तो ऐसी दशा में वो व्यक्ति उस मृत्यु का दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन पढ़िए, इलस्ट्रेशन से आपको बहुत ही अच्छे से समझ है। A surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, यानी क्या होता है, अगर एक सर्जन है जो क्या करता है, एक सर्जन है जो क्या करता है, जो एक Z को बचाने के लिए क्या करता है, उसका ऑपरेशन करता है, बट वो यह भी जानता है कि अगर ऑपरेशन वो करेगा तो हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। हु सफ़र अंडर द पेनफुल कंप्लेंट, यानी वो किससे गुजर रहा है, बहुत ही दर्द भरी अवस्था से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, बट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, यानी उसका कोई इरादा ही नहीं है किसका, जेड को मारने का। एंड इंटेंडेड इन गुड फेथ Z's बेनिफिट परफॉर्म द ऑपरेशन, यानी अब उसने क्या किया, उसने क्या किया, गुड फेथ में उसकी जान बचाने के लिए क्या किया, गुड फेथ में क्या किया, उसका ऑपरेशन किया। और ऐसी अवस्था में क्या होता है, विद जेड कंसेंट, यानी उसमें क्या थी, जेड की कंसेंट नहीं थी, क्योंकि जेड ऐसी हालत में नहीं था कि वह अपनी कंसेंट दे सके। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। अब देखिए आप इसको, अभी तो हमने बेयर एक्ट की लैंग्वेज में समझा, अब हम इसे इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि इलस्ट्रेशन क्या कहना चाहते। देखिए ए नाम का व्यक्ति एक सर्जन है, जेड नाम का व्यक्ति पेशेंट है। अब जेड क्या है, बहुत ही दर्द भरे सफ़र से गुजर रहा है, यानी वो एक बहुत पेनफुल लाइफ जी रहा है, उसको कोई ऐसी डिजीज़ है जिससे उसकी जो लाइफ है वो खतरे में और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ऐसी दशा में जो ए नाम का व्यक्ति सर्जन है वो जानता है कि अगर इसका ऑपरेशन किया गया तो हो सकता है इसकी डेथ भी हो जाए, बट उसकी लाइफ को सेव करने के लिए उसको उसका ऑपरेशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है कि उसकी डेथ ही हो जाए, हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाए। पर इस अवस्था में जेड क्या है, जेड अपनी कंसेंट देने के लिए लायबल नहीं है, यानी जेड अपनी कंसेंट नहीं दे सकता। यहाँ उसकी जेड की कोई कंसेंट नहीं है कि आप मेरा ऑपरेशन कीजिए, क्योंकि जेड की ऐसी अवस्था ही नहीं है कि वो अपनी कंसेंट दे सके। जेड की कंसेंट के बिना भी अगर ए जो सर्जन है उसका ऑपरेशन करता है, किस लिए करता है, गुड फेथ में करता है, उसकी जान बचाने के लिए करता है, फिर भी जेड की डेथ हो जाती है, तो क्या ए उसकी डेथ के लिए लायबल होगा? तो ऐसी दशा में ए उसकी डेथ के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि जो उसका एक्ट था वो गुड फेथ में था, वो सिर्फ उस व्यक्ति जेड की जान बचाना चाहता था। बट अगर गलती से देखिए उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसी दशा में ए उसकी डेथ का
क्या होगा, ए उसकी डेथ के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आई होप आपको अब सेक्शन 26 आसानी से समझ आ गया होगा। यानी अगर कोई कार्य अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है बट वो कार्य चाहे उसकी विल के अगेंस्ट किया गया हो, यानी उसके बिना कंसेंट के किया गया हो, पर किस लिए किया गया हो, क्योंकि किया गया हो गुड फेथ में, यानी उसके अच्छे के लिए किया गया, बट फिर भी अगर उसके फ़ायदे के लिए भी किया जा रहा है और फिर भी गलती से उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी दशा में ये कार्य क्या होगा, ये कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ। देखिए, दो व्यक्ति हैं, ए और बी, वो दोनों कहाँ जाते हैं, वो जंगल में जाते हैं। अब जंगल में जाते हैं, ए और बी दोनों वहीं मौजूद हैं, पर बी को नहीं पता है ए भी वहाँ है। अब बी पर कोई टाइगर अटैक कर देता है। अब टाइगर अटैक कर देता है ए, जो वहाँ जंगल में मौजूद है, उसके पास गन है और वो गन चला देता है टाइगर पर। बट वो ये भी जानता है कि हो सकता है ये गोली गलती से ए को भी लग जाए, बट अगर वो गोली नहीं चलाएगा तो टाइगर तो उस पर अटैक करेगा ही। तो वो ऐसी दशा में क्या है, यानी बी की जो इंटेंशन है, वो ए की जो इंटेंशन है वो बी को मारने की नहीं है, वो उसको सिर्फ उसकी लाइफ को सेव करने की, यानी वो टाइगर से उसकी लाइफ को सेव करना चाहता। पर गलती टाइगर को न गलती से गोली टाइगर को न लगकर ए को लग जाती है, जिससे क्या होती है, ए की डेथ हो जाती है। तो क्या ऐसी दशा में ए की ने बी की डेथ हो जाती है, तो क्या ऐसी दशा में ए उसकी मौत का जिम्मेदार होगा? नहीं, ए उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसका वो जो कार्य था वो गुड फेथ में था। किस लिए था? क्योंकि वो बी की जान बचाना चाहता था। उसकी इच्छा सिर्फ ये थी कि वो टाइगर पर गोली चलाए, जिससे टाइगर डर के वहाँ से चला जाए और बी की लाइफ सेफ हो। पर वो गलती से गोली बी को लग गई और जिससे उसकी डेथ होगी, तो ये कार्य यानी ए किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आई होप अब आपको इस एग्जाम्पल से सेक्शन 26 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, इलस्ट्रेशन भी मैंने आपको समझा दिया, एक अलग से एग्जाम्पल भी समझा दिया। यानी अगर कोई कार्य ऐसी अवस्था में किया जाता है, भले ही उस व्यक्ति की कंसेंट के, बट उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, और उसमें भी उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी दशा में वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया। अब नेक्स्ट आज का लास्ट सेक्शन, यानी हमारा सेक्शन 26, 26 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा आज का लास्ट सेक्शन हमारा 27, जिसे भी अब हम देख लेते हैं। अब सेक्शन 27 क्या कहता है, इसे समझिए। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आपको समझ आए। एक्ट डन इन गुड फेथ, देखिए कीवर्ड है, इसको आप हाईलाइट जरूर कीजिए, क्योंकि जब हम बियर एक्ट पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है कि इसमें हमने पढ़ना क्या है, यानी ये सेक्शन किस चीज़ के बारे में डील करता है। फॉर बेनिफिट ऑफ, यहाँ से कीजिए, बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन अनसाउंड माइंड या बाय कंसेंट और गार्जियन, यानी देखिए संरक्षक द्वारा उसकी सहमति से किसी शिशु या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। यानी अगर कोई गार्जियन है जो अपने बच्चे के लिए, या किसी ऐसे व्यक्ति का गार्जियन है जो अनसाउंड माइंड है, अगर वो उसका गार्जियन अपने कंसेंट देकर उस बच्चे के लिए कोई फ़ायदे का काम कराना चाहता है, यानी उसकी लाइफ को सेव करने के लिए अगर कोई डिसीजन लेता है और गलती से अगर उसको कुछ हो जाता है, तो ऐसी दशा में वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब इस चीज़ को आप पढ़िए, देखिए इसमें सीधे सीधे दिया है, nothing which is done in good faith for benefit of a person under 12 years of age और a person of unsound mind, यानी यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कीजिए। गुड फेथ से बेनिफिट ऑफ अ पर्सन कहाँ तक करेंगे आप, इसको आप यहाँ तक अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। यानी अगर कोई कार्य जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत व्यक्ति के लिए कहाँ में किया जा रहा है, सद्भाव पूर्वक किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, उसके संरक्षक द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। देखिए जरा, और बाय कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, यानी या तो उसके गार्जियन के द्वारा, गार्जियन को अंडरलाइन कीजिए,
एंड अदर, ये वाला वर्ड इम्पोर्टेंट है, अदर हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, यानी या उसे लॉफुल यानी कानून के द्वारा उसको विधिपूर्ण क्या है, उसका भारसाधक यानी उसका क्या है, वो गार्जियन है, यानी विधि के द्वारा गार्जियन, या तो एक अपने गार्जियन है यानी अपने पेरेंट्स हो गए, दूसरा क्या होता है जैसे कोई विकृत व्यक्ति है जो उस व्यक्ति को संभाल रहा है यानी जिसके साथ वो रह रहा है उसके पास अथॉरिटी है उसकी देखरेख की या उसके द्वारा लिया गया कोई फैसला। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी harm which is may cause or be intended by the dot to cause or be known by the dot to be likely to cause to that person। यानी इसमें वो क्या कहना चाहता है, अगर ऐसे विधिपूर्ण भारसाधक या किसी अन्य जो अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से किया जाए किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित होती हो या कर्ता का आशय ज्ञान होता हो। यानी देखिए इसमें ये सीधे सीधे कहता है अगर एक बच्चा है जो 12 साल से कम एज का है, इन्होंने दिया ना अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनसाउंड माइंड है, दोनों ही अपने जीवन का फैसला लेने में सक्षम नहीं है। अगर उन दोनों व्यक्तियों को यानी ये जो बच्चा है या जो अनसाउंड माइंड है कोई ऐसी डिजीज़ है यानी कोई ऐसी बीमारी है जिसमें क्या है उनका ऑपरेशन होना ज़रूरी है या कुछ भी जो उनके फ़ायदे के लिए ज़रूरी है और उनके गार्जियन या लॉफुल व्यक्ति यानी जिसे कानूनी रूप से उस व्यक्ति को रखने का अधिकार और उस व्यक्ति के लिए निर्णय लेने का अधिकार है, वो ऐसे व्यक्तियों के बारे में कोई कार्य करते हैं यानी कोई फैसला लेते हैं। अगर गलती से ऐसी दशा में उन दोनों को क्या होता है कोई हार्म पहुंच जाता है तो वो क्या होगा, वो अपराध के लिए दोषी नहीं होंगे। ठीक है, यानी कोई गार्जियन या कोई ऐसा व्यक्ति जो लॉफुल है वो अपराध के लिए दोषी नहीं होगा अगर उसने वो कार्य किस में किया है, गुड फेथ में किया है। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या दिए, इसके 4 सब क्लॉज दिए, इनको आप पढ़िए। ए प्रोवाइड दैट द एक्सप्रेशन शुड नॉट एक्सटेंड टू, कैसे द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, यानी पहले में क्या कहता है वो शास्त्रीय मृत्यु कारित या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न नहीं होगा, यानी ऐसी दशा में क्या होगा कॉजिंग डेथ नहीं माना जाएगा, यानी वो नहीं चाहते थे कि उसकी डेथ हो, ना वो अटेम्प्ट टू कॉज डेथ होगी, यानी ना उन्होंने कोई हत्या का प्रयत्न किया। यानी अगर वो उनके भले के लिए कोई ऐसा फैसला लेते हैं कि उनके जीवन को सेव करना है बट फिर भी गलती से क्या होती है उनकी डेथ हो जाती है, चाहे वो चाइल्ड है या अनसाउंड व्यक्ति है, तो ऐसी दशा में वो व्यक्ति जिसने वो फैसला लिया है वो क्या होगा, किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। बी में देखिए क्या कहा है, द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच इज द पर्सन डूइंग इट नॉट टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ डेथ फॉर एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, इसे अंडरलाइन कीजिए, और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज ऑफ इन्फर्मिटी। यानी इस वाले में ये क्या कहना चाहता है, पहले आप इसको इतना अंडरलाइन कीजिए, ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, यानी इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें इनका कहने का क्या मतलब है। इसमें ये कहना चाहते हैं कि मृत्यु या गौरपति के निवारण या किसी गंभीर रोग या संग शैथिल्य से मुक्त करने के लिए अगर आप उसके फ़ायदे के लिए उसके लिए कोई डिसीजन लेते हैं, यानी एक बच्चा है या कोई विकृत व्यक्ति है जो किसी ऐसी डिजीज़ से गुजर रहा है जिससे क्या है उसका मतलब कि कोई भी अंग भंग हो सकता है, जैसे उसके हाथ में कोई भी ऐसी कोई बीमारी है जो उसकी पूरी बॉडी में फैल सकती है, यानी उससे वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में लग सकता है, तो ऐसी दशा में क्या होगा उसके हाथ को हो सकता है उसका शरीर का वो हिस्सा कटवाना पड़े। तो क्या है ऐसी दशा में जो उसके पेरेंट्स कंसेंट देते हैं यानी उसके गार्जियन कंसेंट देते हैं तो क्या वो उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए वो लायबल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो क्या इसलिए कर रहे हैं, वो उसके लिए गुड फेथ में कर रहे हैं यानी उसकी जान को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा, वो किसी ग्रीवियस हर्ट या डेथ के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि देखिए जब कोई डिजीज़ है जिससे क्या हो सकता है उसकी पूरी बॉडी में वो इन्फेक्शन फैल के क्या हो वो उसकी डेथ हो जाए, तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, डॉक्टर उनसे बताते हैं कि इनका ये ऑपरेशन होना ज़रूरी है। आप एग्जांपल में ले लीजिए कि अगर एक व्यक्ति है उसको कोई ऐसी डिजीज़ है
तो उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन जो उसके बॉडी के एक पार्ट में हुआ है, चाहे वो व्यक्ति कैसा है, या तो वो 12 साल से कम उम्र का शिशु है या क्या है, वो इंसेन है, यानी वो विकृचित व्यक्ति है। अब डॉक्टर के कहने पर गार्जियन अपने क्या दे देते हैं, कंसर्न दे देते हैं इसमें कि जो दोनों ही तरह के व्यक्ति हैं, चाहे वो शिशु है या अनसाउंड माइंड है, वो तो अपनी कंसेंट नहीं दे सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या उनके लिए सही है और क्या नहीं। तो ऐसी दशा में कंसेंट कौन देगा, पेरेंट्स देंगे, यानी उनके गार्जियन देंगे। और उसके बाद भी अगर उसकी डेथ हो जाती है, यानी अगर उस ऑपरेशन को करते हुए उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, या उसको ग्रीवियस हर्ट यानी उसके बॉडी का एक पार्ट को अलग कर दिया जाता है, यानी वो ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो क्या ऐसी दशा में पेरेंट्स उस चीज़ के लिए दोषी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, गार्जियन दोषी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने किस में किया है, ये कार्य गुड फेथ में किया है। आई होप आपको सेक्शन 27 का सबसेक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाइए सबसेक्शन सी पर, द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और द अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or curing the any grievous disease or infirmity। देखिए जैसे ऊपर का सेक्शन था सेम उसी से मिलता हुआ है ये भी है। इसमें ये क्या कहना चाहते हैं सबसेक्शन सी में कहना चाहते हैं, देखिए कि स्वेच्छा घोरोपति कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। यानी अगर ये ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, अटेम्प्टिंग टू काउजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी जहाँ उसको घोरोपति हो रही है, यानी उसको ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा है, या उसकी मृत्यु के निवारण से बचाने के लिए, उसको गंभीर रोग से मुक्त कराने के लिए अगर उसके लिए कंसेंट दी जा रही है, यानी उसको इलाज के दिया जा रहा है, फिर भी अगर उसको कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंच जाता है, तो ऐसी दशा में वो व्यक्ति क्या होगा, किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसने जो किया है वो गुड फेथ में कर रहा है, उसकी कोई इच्छा नहीं है उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की या उस पर अटेम्प्ट करने की, किसका, ग्रीवियस हर्ट का, यानी वो नहीं चाहता कि उसको वो कोई भी उपद्रव कारित करे, बट उसकी लाइफ को सेव करने के लिए वो ऐसी अपनी कंसेंट देता है। तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति या जो गार्जियन है वो क्या होगा, किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। अब इसका सबसेक्शन डी क्या कहता है, the attempt of any offense to committing of which offense it would not be extend। यानी इसमें ये क्या कहता है, इसमें कहता है किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेषण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने का इसका विस्तार नहीं है। यानी वो देखिए अटेम्प्ट टू एनी ऑफेंस, इसको आप अंडरलाइन कीजिए जो इसका कीवर्ड है, यानी इससे आपको समझाना चाहता है, यानी इसमें क्या कहना चाहता है कि वो किसी अपराध का दुष्प्रेषण नहीं होगा, यानी उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसका कार्य क्या था, वो नहीं चाहता था, विच ऑफेंसेस वुड नॉट बी एक्सटेंड, वो चाहता ही नहीं था कि क्या, कि उसको कोई घोरोपति पहुंचाए, यानी उसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाए, वो उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहता, भले ही उसने उसकी सम्मति नहीं ली, बट उसका इरादा क्या है, उसका इरादा उसके लिए गुड फेथ का है, यानी वो उसको सेव करना चाहता है, इसीलिए उसने उसके लिए उसकी लाइफ को सेव करने के लिए ये डिसीजन लिया है। आई होप अब आपको सेक्शन 27 के चारों क्लोज जो ABCD हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट है वो इसका इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशन इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इलिस्ट्रेशन कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया। ये आपके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, तो इलिस्ट्रेशन आप किसी भी सेक्शन को मत छोड़िए, हर इलिस्ट्रेशन को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्री के भी बनते हैं और मेंस के भी बनते हैं। अब देखिए इलिस्ट्रेशन क्या कहता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट, देखिए इसमें सबसे पहले यही दिया है जो हम अब तक ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं सेक्शन 27 में। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ तक अंडरलाइन कर लेते हैं। फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड कंसेंट, यानी अपने बच्चे के फ़ायदे के लिए और अपने बच्चे की बिना कंसेंट के। हैज़ हिज चाइल्ड कट फॉर द stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child death, यानी वो क्या करता है, इससे क्या हो सकती है, बच्चे की क्या हो सकती है, डेथ तक हो सकती है, but not intending to cause the child death, A is within the acceptation in such as his
ऑब्जेक्ट वाज द क्योर ऑफ हिज चाइल्ड, यानी वो क्या करना चाहता था, वो तो सिर्फ अपने बच्चे को क्या करना चाहता था, क्योर करना चाहता था। अब इस पूरे इलिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है वो हम क्या है अब यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए क्या जो व्यक्ति है वो अपने बच्चे के फ़ायदे के लिए अपने बच्चे की बिना सम्मति के यह जानते हुए कि अगर उसका ऑपरेशन होता है तो क्या हो सकती है, उसकी मृत्यु कारित तक हो सकती है, बट उसका इरादा क्या है, उसका इरादा अपने बच्चे की मृत्यु कारित करने का नहीं है। वह एक जो डॉक्टर है उसको क्या करता है, उसको देखिए इस बच्चे को क्या है, स्टोन है जो इसमें आपको दिया गया है, आपने अभी इसमें पढ़ लिया है, यानी उसको क्या है, स्टोन है, कहाँ में, पेट में। देखिए ये रहा स्टोन बाय अ सर्जन नोइंग टू, यानी क्या है, उसके पेट में क्या है, स्टोन है, और उस स्टोन को निकालने के लिए वो क्या करता है, एक सर्जन को क्या देता है, सहमति देता है। कहाँ की सहमति देता है, उसका ऑपरेशन करने की। एक सर्जन को बोल देता है कि हाँ वो उसका ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, देखिए इन्होंने कहा है इंटेंटिंग टू कॉज चाइल्ड डेथ, यानी उसे पता है कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या होगी, बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, बट फिर भी वो उसकी लाइफ को यानी क्योर द चाइल्ड, वो बच्चे को बचाना चाहता है और उसका ऑपरेशन करने की सहमति दे देता है। और अगर ऐसी दशा में उस ऑपरेशन के बीच उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो क्या उसके गार्जियन उसकी डेथ के लिए दोषी होंगे, उसके गार्जियन उसकी डेथ के लिए दोषी नहीं होंगे, क्योंकि उनका कोई इरादा नहीं था बच्चे की डेथ कॉज करने का। वो सिर्फ क्या चाहते थे, वो सिर्फ बच्चे की लाइफ को सेव करना चाहते थे। आई होप अब आपको ये सेक्शन 27 अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको इसे सिर्फ बियर एक्ट की लैंग्वेज में नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर करा दिया। देखिए इस सेक्शन का सिर्फ एक ही उद्देश्य, इसका सेक्शन का एक उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर कोई बच्चा है जो अपनी सहमति नहीं दे सकता, जिसे अपना अच्छा बुरा नहीं पता, या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अनसाउंड माइंड है, यानी जो चित्त विकृत है, जिसे यही नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और उन दोनों के व्यक्तियों के गार्जियन, चाहे वो लॉ द्वारा हो या उनके अपने गार्जियन हो, उनके लिए कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो उनकी लाइफ को सेव करने के लिए ज़रूरी है, बट उस डिसीजन के जो उनकी लाइफ के लिए लिया जा रहा है, बट अगर गलती से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है या उनको ग्रीवियस हर्ट पहुंचता है, तो ऐसी दशा में गार्जियन क्या होगा, लायबल नहीं होगा किसी भी अपराध के लिए, क्योंकि उसने जो भी कार्य किया है, काहे में किया है, वो कार्य उसने गुड फेथ में किया है। आई होप आपको अब सेक्शन 27 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आज का हमारा लास्ट सेक्शन था। ये आज के हमने सेक्शन 21 से स्टार्ट किया था और 27 तक हमने अपने BNS के सेक्शनों को कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी चैप्टर 3 हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें सारे जर्नल एक्सेप्टेशंस दिए हैं, यानी कौन सी बातें गुड फेथ में रहकर अपराध नहीं होती, ये चैप्टर 3 इसी बात से डील करता है। आज हमने अपने 21 से 27 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे के सेक्शन अपने कल की क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, क्योंकि देखिए इनके लिए जो मैंने लैंग्वेज ली है बहुत सिंपल है। अब आप यहाँ से BNS पढ़िए, BNS एक बार पढ़ने के बाद आपको शायद दोबारा BNS पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि BNS आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है जो आपको एक बार पढ़ने से ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, यानी जिसे इन क्लासों की नीड है उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियो पहुंचती रहें। आई होप आपको ये अच्छी लग रही है, तो आइए ज्वाइन कीजिए और जुड़े रहिए विनायका लॉ स्टडीज़ के साथ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।